अब उस खबर का रुख करते हैं जो अब नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। जी हां, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा संकट इराक संकट। करीब 1 महीने पुरानी मोदी सरकार के लिए इराक में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जहां 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। वहीं गृह युद्ध के बीच हजारों भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं। सरकार पर आरोप है कि भारतीयों को निकालने के लिए देर से पहल शुरू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इराक में फंसे भारतीयों को भारत सरकार आखिर कैसे निकालेगी, कैसे पहुंचेगी उन तक मदद। जान अटकी हुई है, बस ऊपर वाले का सहारा है। बेटा जलते हुए इराक में फंसा हुआ है, उसकी खैरियत की कोई खबर नहीं, बस उम्मीद है कि वो सलामत वापस लौट आएगा। यह हाल सिर्फ रंजीत कौर का नहीं, बल्कि उन तमाम भारतीयों के परिजनों का है जो इराक में फंस गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि मोसुल शहर में एक परियोजना पर काम कर रहे 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। इनके अपहरण के पीछे इस्लामिक स्टेट इन इराक अल शाम का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। That these 40 Indian workers, I can confirm to you now, have been kidnapped. These are difficult situations. We are working with the company. Also, we are trying to work with the International Red Crescent, who have confirmed to us, but they have also indicated that at this stage they do not know the location of these 40 Indian workers who are kidnapped. सुरक्षा के जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में भारतीयों को फौरन छुड़ा लेना आसान नहीं है, इसमें कुछ समय लग सकता है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे 40 भारतीयों के अलावा 46 नर्स भी वहां फंसी हुई हैं, लेकिन अब बसरा के पास अल जुबैर में करीब 2000 भारतीयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस संकट पर सरकार की निगाह बनी हुई है। इराक में भारत के पूर्व राजदूत सुरेश रेड्डी को समझौते के लिए भेजा गया है। रेड्डी को इराक में अच्छे संपर्क होने के कारण ये जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच भारत में विपक्ष ने अपना धर्म निभाना शुरू कर दिया है। सरकार को नसीहत देने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इराक में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद ही रेस्क्यू मिशन को देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मामूली वक्त नहीं है, ये संकट का वक्त है उन परिवारों के लिए जिनके अपने इस वक्त भी इराक में हैं। और खबर जिस तरह से आ रही है 40 के वहां पर इस वक्त भी हॉस्टेज होने का आप अंदाजा लगा सकते हैं इराक में। लेकिन ये हजारों भारतीय हैं किन किन जगहों पर, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बसरा, नजफ, बगदाद, टिकरित, मोसुल, ये तमाम इलाकों में 18,000 भारतीयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 40 के हॉस्टेज होने की खबर तो पुष्टि कर दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। भारतीयों का मोसुल में, टिकरित में भारी तादाद में इनकी रिहाइश है और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर जो इस वक्त मिलिटेंट है उनका कब्जा है। लाल हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इन जगहों पर लगभग कब्जा हो गया है। इस वक्त भी पीले हिस्सों में संघर्ष की परिस्थिति बनी हुई है और खतरा जिन जगहों पर है वो हमने काले से आपको क्या है। अब भारत के किन किन राज्यों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं आइए आपको जरा बता दें। केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, खास तौर पर इन जगहों से लोग पहुंचते हैं इराक में कामकाज के लिए और ऐसे ही परिवार इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, बहुत मुश्किल वक्त है ये उन परिवारों के लिए। इस संकट की परिस्थिति से कैसे सामना करेगी और कैसे उन्हें निकाल सकती है भारतीय सरकार? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष के आरोप में दम है कि देर कर दी? पहली बात तो ये कि वाकई बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत संकट की घड़ी है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि अभी देर नहीं हुई है, इसलिए कि अभी तो ये भी नहीं पता है कि किस संगठन ने किया है। अलकायदा या आईएसएस का है या कोई और उनसे जुड़े हुए ग्रुप है। वहां पे कई ग्रुप इस वक्त आ चुके हैं और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, क्या है। तो मैं समझता हूं कि देरी तो हुई नहीं, इसलिए कि इसमें इन तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें टाइम लगते हैं और मुझे पूरा यकीन है इससे पहले भी एक बार हो चुका है अपहरण इसी इराक में।
फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसमें निगोशिएशन किया था और लोगों को वापस ले आए थे। उम्मीद रखनी चाहिए इन लोगों को भी कि ये लोग सही सलामत वापस आ जाएंगे। ज्यादातर जो ये संस्थाएं हैं ये फिरौती के लिए किडनैपिंग कर रही हैं और इस खासतौर से ISIS का बहुत एक्सपर्टाइज है इसमें। इसने बहुत बड़े फंड इकट्ठा किए हैं सीरिया, इराक और दूसरी जगहों के ऊपर। ये गन रनिंग भी करते हैं और ड्रग का भी ट्रेड करते हैं। ये इनका बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और ये कहाँ ले गए हैं, क्या है, अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से सही है। और पहले इनिशियल डिप्लोमेटिक लेवल पे ये होता है कि एम्बेसी लेवल पे ही बातचीत होती है फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। तो ये ठीक बात है कि कुछ दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जरूर बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पे जो इस समय मौजूद हैं उनका इस एरिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो बात भी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा उसकी मदद नहीं मिल पाएगी। ये बातें वहां पे भी हो रही होंगी और उस क्षेत्र के जो दूसरे कंट्रीज हैं मैं समझता हूं बातचीत वहां भी कहीं हिंदुस्तान जरूर कर रहा होगा जिनके कॉन्टैक्ट्स इन ग्रुप्स के साथ हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्रुप है, किसने इनको किडनैप किया, फिर उससे किसके संबंध हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारे पूर्व राजनयिक वहां पे गए हैं इनके साथ पूरी टीम गई होगी, जो इंटरप्रेटर होते हैं अरबिक बोलने वाले जो इनके बीच में जाते हैं। तो बीच में लोगों को एस्टैब्लिश करना मैं समझता हूँ ठीक चल रहा है जब तक कि और ये आगे भी बढ़ेगा, प्रेशर आएगा। अमेरिकन और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका भी इनपुट हमको बराबर मिलता रहता है और जो इराक की गवर्नमेंट मदद कर सकती है मैं समझता हूँ वो भी हमको हासिल होगी। आम जनता की वहां पे पूरे इराक में हिंदुस्तान के लिए काफी सिंपैथी और सपोर्ट हमेशा से रही है। इराक के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं सद्दाम हुसैन के पीरियड में भी और उसके बाद भी, और यही नहीं बल्कि इस्लाम आने से पहले से हमारे उनके संबंध हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि आम जनता वहां के लोग हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। ये जो ऑपरेशन जो जिन लोगों ने किडनैप किया है ये बाहर के हैं ज्यादातर, इसमें अधिकतर लोग, और ये लोग हैं जो जिनका ताल्लुक अलकायदा से है, जिनका ताल्लुक ISI से है, जिनका ताल्लुक दूसरे देश पाकिस्तान से है, जो नहीं चाहते कि भारत से संबंध अच्छा रहे। ये वो ग्रुप है। बिल्कुल। कमर आगा साहब, चूंकि 40 लोगों के हॉस्टेज रखे जाने की पुष्टि हो गई है, मैं उन परिवारों की तरफ से सवाल आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि वो बारीकियां समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। ऐसे में सरकार क्या करेगी, किससे बात करेगी? ISIS है या फिर कोई और संगठन है, ये भी पता नहीं। वहां पर सरकार नहीं के बराबर है। आम लोगों से कितनी मदद मिल सकती है? क्या होगा तरीका, कैसे भारतीय सरकार वाकई कुछ अहम कदम उठा सकती है, पहुंच सकती है उन तक? देखिए, पहली बात तो जो होती है वो बीच में जो लोग होते हैं और ऐसे लोग ढूंढे जाते हैं कि जिनके संपर्क दोनों तरफ हों, उनके जरिए ये बातचीत शुरू होती है, आखिर में आके सामने बातचीत होती है। और ये काम जो है हिंदुस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं पहले। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग वापस आ जाएंगे। केवल समय जरूर लगेगा लेकिन ये सब वापस आ जाएंगे। हिंदुस्तान ने बहुत सी जगहों पे इस तरह से बात की है, जैसे कि सोमाली पायरेट्स ने बहुत से हमारे लड़कों को, हिंदुस्तानियों को किडनैप किया था, उनसे डील किया है। फिर इराक में भी पहले कर चुके हैं। फिर उसके अलावा दूसरी जगहों पे बहुत से मौलवी होते हैं, उलमा होते हैं जो बीच में इन लोगों के बीच में पढ़ के बातचीत करवा देते हैं, या इस तरह के मदरसे में लोग हैं जो हिंदुस्तान से सिंपैथेटिक हैं, उनके कांटेक्ट होते हैं, वो उनके थ्रू चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये कि हम सद्दाम हुसैन की जो सेना के लोग हैं हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी मदद कर देते हैं। हालांकि वो इस इराक की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं मगर हम लोग भारतवर्ष से उनका अच्छा संबंध रहा है। सद्दाम हुसैन साहब का खुद का पर्सनल रैपो रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत सी कड़ी होती है जिसकी क्या करेंगे वो ये मुझे नहीं मालूम, न वो बता पाएंगे किसी को, इसलिए कि अगर बता दिया जाएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं और इनके पास बहुत से इंटरप्रेटर हैं, अरबिक स्कॉलर्स हैं, लोग हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं, अरब देशों में है। फिर इसके अलावा बगल के जो देश हैं
जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं इन लोगों के साथ, वो भी उनसे भी मदद, जैसे कुवैत है, कतर है जिसने इनको काफी पैसा दिया है, या यूएई है, वहां से भी डीलिंग इनकी हो सकती है, वहां से भी बातचीत का जरिया बन सकता है। वहां पे लोग हैं ऐसे जो इनको जानते होंगे, जो भारतवर्ष से अच्छे उनके संबंध हैं। तो कहां से क्या कर रहे हैं ये न वो बताएंगे, मैं समझता हूं फॉरेन मिनिस्ट्री वाले, न हम लोग को मालूम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये लोग अवश्य वापस आएंगे। ये पहले तो संगठन के बारे में, क्योंकि माना अभी यही जा रहा है कि आईएसआईएस ने ही एक तरह से पूरा कब्जा किया हुआ है और ये तमाम हमले वो कर रहे हैं। अगर 2-3 लाइनों में उस संगठन, उसके काम करने के तरीके पर और किस हद तक वो जा सकता है, अगर बता सके। देखिए, ये बहुत खतरनाक संगठन है। ये बेसिकली अलकायदा ही है, इसकी वही आइडियोलॉजी है। ये अलकायदा के हिस्सा है। अबू बकर बगदादी इसके जो लीडर हैं वो बहुत रुथलेस लीडर है। उसने पिछले 2 दिन के अंदर कई हजार इराकी शियों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर वहां पे किया है, जो आर्मी ने वहां पे सरेंडर किया था। और यही नहीं बल्कि औरतों के साथ भी इन लोगों ने काफी शिया औरतों के साथ बलात्कार भी वहां पे हुआ है। दूसरी बात ये कि इसकी का ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, इसके पास बहुत पैसा है। इन्हीं ने इराक में जो सेंट्रल बैंक था मूसुल का, उसमें तकरीबन $450 मिलियन लूटे हैं। वहां पे काफी इराकी सोना भी रखा था। ये सब, इसके पास पैसा बहुत है, वेपन बहुत है। इनको सीरिया में काफी ये सक्रिय रहे हैं, वहां पे इनको काफी ट्रेनिंग मिली है। फिर इसके अलावा इनको लीबिया से भी काफी पैसा और वेपन मिला है। ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क जिहाद का इनका फैला हुआ है। बिल्कुल। और उसी नेटवर्क को और ज्यादा फंड करने के लिए भी अभी भी ऐसे हॉस्टेज क्राइसिस के जरिए पैसे कमाने की वो कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल, जैसा कि आगा साहब कर रहे हैं, हर एक को देश में यही उम्मीद कि तमाम लोग, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाएं। भारतीय